विद्यार्थी मित्र नमस्कार, मैं अजीत कुमार एक्सेलेंट क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरे का चौथा प्रश्न, और उसमें ऐसा दिया गया है दोस्तों कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। दो तरह के भाड़े लिए जाते हैं। जैसे ही टैक्सी वाले को बुलाओगे वैसे ही आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, यानी उसका मान के चलो कि जैसे बुलाओ वैसे उसका फिक्स है कि कम से कम आपको 100 रुपया देना ही है। अब इसके बाद पर किलोमीटर, यानी आप 2 किलोमीटर चलो तो जैसे मान लो कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर अगर रखा जाए तो 2 किलोमीटर चलोगे तो 2 गुणे 5 यानी 10 रुपया ये और 100 रुपया ये, 110 रुपया आपको टोटल देना पड़ेगा। टैक्सी वाले ऐसा क्यों करते हैं? विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि आप लोगों का घर से स्कूल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको ऐसा पता चले कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी वाला लेता है तो चलो आज कार से चलते हैं, 10 रुपया तो लेगा, उसको तुरंत बुलाओगे और कार से चले जाओगे। तो टैक्सी वाले को लोग रिफ्यूज न करें उसके लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, शुरुआत में ही फिक्स चार्जेस रखते हैं कि हम आएंगे तो कम से कम 100 रुपया लेंगे। इसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे तो किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। उदाहरण के रूप में एक दूसरे उदाहरण से हम लोग और समझ लें कि जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्टल में किसी का एडमिशन कराने जब जाते हो तो सामने वाला क्या बोलता है कि भाई एडमिशन की जो फीस है वो 1000 रुपये है, और इसके बाद 500 रुपये पर मंथ है। पर मंथ कितना देना है? 500 रुपया देना है। अब देखो, कोई विद्यार्थी अगर 3 महीने रहता है तो उसका हिसाब कैसे होगा? तो ये तो नियत भाड़ा जो है ये 1000 रुपया जो फिक्स है ये तो पहले देना पड़ेगा, और प्लस 3 महीने का, 1 महीने का 500 तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 1500। उसका हिसाब हो जाएगा कितना? 2500 रुपया। अब देखो 3 महीने के लिए हिसाब हो गया 2500 रुपया। उसी तरह से अगर किसी विद्यार्थी का 1 महीने का हिसाब करना होगा, कोई विद्यार्थी 1 महीना रहे उसको कितना देना पड़ेगा? तो एडमिशन के टाइम पे 1000 तो उसको फिक्स है कि देना ही पड़ेगा, और 1 महीने का पर मंथ भाड़ा है 500 रुपया, तो ये 500, 1000 और 500 कितना हो जाएगा? 1500। अब देखिए 1 महीने का भाड़ा देना है उसको 1500, 3 महीने का भाड़ा देना है 2500। भाड़ा देते समय 2 हिसाब हो रहा है, एक तो फिक्स है कि ये 1000 रुपया देना पड़ेगा, दूसरा पर मंथ का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। इसी तरह से टैक्सी के भाड़े वाले जो है, जो फिक्स भाड़ा है उसको नियत शब्द से प्रदर्शित किया गया है, यानी जो नियत भाड़ा है वो तो भाड़ा देना ही पड़ेगा, और नियत भाड़े के अतिरिक्त आपको क्या देना है? प्रति किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के देना है। 2 तरह का किराया जोड़ना है, जैसे यहाँ पर मैं एडमिशन और पर मंथ की फीस बताया। तब देखिए दोस्तों, इसमें 2 चल राशि मिल गई। एक चल राशि है नियत भाड़ा और दूसरा चल राशि है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो एक को x मान लेंगे और दूसरे को मान लेंगे y, और यही चीज अपने यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। 2 चल राशि मान लेंगे। तो 2 चल राशि को हमने मान लिया, नियत भाड़ा को x मान लिया, प्रति किलोमीटर का जो किराया है उसको y मान लिया। अब अपने शर्त के अनुसार क्या करेंगे? शर्त में क्या दिया गया है? पहला शर्त में ये दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। पहला शर्त ये है, तो हम लिखेंगे कि प्रथम शर्त से पहले शर्त में क्या दिया गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो यहाँ पर हम यही लिख रहे हैं कि 10 किलोमीटर का किराया कितना है या भाड़ा कितना है? 105 रुपया। अब इसमें देखो, आपको पहले ही मैं इधर बताया था कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का किराया दोनों जोड़ के 105 रुपया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नियत भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर किराया बराबर 105 रुपया। अब देखिए दोस्तों, नियत भाड़ा को हमने कितना माना है? नियत भाड़ा को माना है 100 रुपया, और प्लस प्रति किलोमीटर का किराया कितना माना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा की रकम को माना है y रुपया, और बराबर ये कितना हो जाएगा? 105। एक मिस्टेक हम लोग इसमें कर रहे हैं क्या,
प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई। ठीक है, तो यहां पर आएगा 10 वाई। अब दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त में क्या दिया हुआ है, दूसरे शर्त में ऐसा दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो यहां पर लिखेंगे कि 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपया है। अब देखिए 15 किलोमीटर का भाड़ा का मतलब इसमें भी नियत भाड़ा दिया गया होगा और 15 किलोमीटर का किराया दिया गया होगा, दोनों मिलके 155 है, तो यहां पर लिख देंगे कि नियत भाड़ा और प्लस कितने किलोमीटर का किराया, 15 किलोमीटर का किराया, बराबर 155 रुपया। नियत भाड़ा को हमने क्या माने हैं, x माने हैं, और 15 किलोमीटर के किराया को क्या माना गया है, यहाँ 15 है तो 15, और प्रति किलोमीटर किराया की रकम को क्या माना है, y माना है, तो y हो जाएगा, और ये बराबर 155। देखिए दोस्तों, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को अपने को प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करना है। ये तो समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ ही है, पहले हम इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या दिया गया है कि x प्लस 15y बराबर 155, 15y को बराबर के उधर करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस 15y। यहाँ x अकेले हो गया, जब x अकेले हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत समीकरण 3 मान लेंगे। हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे x या y अकेले हो जाए तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए हम किस समीकरण को हल किए थे, 2 को, अब इस मान को किस में रखना पड़ेगा, 1 में रखना पड़ेगा। तो यही लिखा जाएगा कि x बराबर 155 माइनस 15y समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 155 माइनस 15y समीकरण 1 में रखा जाए तो देखिए यहां पर x है तो x के जगह पर ये पूरा कीमत अपने को रखना है, तो लिखेंगे कि 155, यहां प्लस है तो 155 माइनस 15y, यहां प्लस है तो प्लस, फिर ये 10y है तो यहां भी लिख देंगे 10y, बराबर 105 है तो बराबर लिख देंगे 105। अब इसको सोल्व करें y क्या माना जाएगा, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 155 माइनस ये माइनस 15y प्लस 10y। आप जानते हो कि जब दोनों निशान अलग अलग हो तो घटाव होता है, और निशान हमेशा बड़ी संख्या का देते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें 10 और 15 में बड़ी संख्या क्या है, 15। इसका निशान है माइनस तो माइनस का निशान, और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर ये हो जाएगा 105। 155 को बराबर के उधर लेके चले तो 155 इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा माइनस 5y बराबर ये 105। ये 155 बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 155। यहां पर माइनस 5y है तो माइनस 5y कर देंगे, बराबर यहां पर देखिए 105 प्लस में है, 155 माइनस में है। जब प्लस और माइनस अलग अलग निशान हो तो क्या करते हैं, घटाओ, और निशान किसका देंगे, जो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, माइनस 155 है तो इसका निशान दे देंगे माइनस का, और 155 में से 105 चला जाएगा तो हो जाएगा 50। अब दोस्तों जानते हो कि जब दोनों ओर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर 5 और y के साथ क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ y बराबर लिख देंगे कि 50 के बटे में 5, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 50 से 5 10 बार में कट जाएगा, y बराबर आ गया 10। ठीक है, अब y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, परंतु समीकरण 3 में x अकेले है, बड़े आसानी से मान आएगा। तो समीकरण 3 में रखें कि समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, यहां समीकरण 3 में y की जगह पर 10 रखेंगे तो यहां x है तो सबसे पहले लिख देंगे x बराबर 155 है तो यहां पर लिख देंगे 155, और इसके बाद माइनस 15y है तो यहां पर लिख देंगे माइनस, और ये 15 और ये y है तो y की जगह पर अब क्या रखना है अपने को, देखिए यहां से रख देंगे 10,
तो ये x बराबर ये हो जाएगा 155 माइनस 15 में 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। 155 में से 150 जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब दोस्तों प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। सबसे पहले अपने को बताना है नियत भाड़ा, तो इसलिए लिख देंगे कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा की रकम को हमने क्या माना है x माना है, तो यहां हो जाएगा x और x का मान कितना आया है 5। इसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा को हम क्या माने हैं y माने हैं, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, और y का मान कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 10 रुपया। सब रुपया में है क्योंकि रुपया में माने थे। अब एक चीज और पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, उसकी भाड़ा की गणना करना है। ये बताओ जब 25 किलोमीटर जाना होगा तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नियत भाड़ा देना पड़ेगा, जो फिक्स चार्ज है एडमिशन चार्ज है वह देना पड़ेगा, और नियत भाड़ा के बाद 25 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा। नियत भाड़ा कितना आया हुआ है, नियत भाड़ा देखिए यहां पर कितना है, नियत भाड़ा x है, उसका मान कितना है 5 रुपया है, प्लस 25 किलोमीटर का किराया। देखियो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 250, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कि 25 और गुणे 10, ये हो जाएगा 5 प्लस 25 में 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पर 250 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपया। अब देखिए अपना आंसर कहाँ पे आया। सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। नियत भाड़ा ये आ गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा ये आ गया। इसके बाद आगे पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है। तो तीसरा आंसर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा की गणना किए तो यहां पर आ गया। ये एक आंसर ये है, एक ये आंसर और एक ये आंसर, ऐसे 3 आंसर आ गए। पांचवा प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, देखो भिन्न का मतलब क्या होता है, तो भिन्न का मतलब होता है कि बटे वाली संख्या, जैसे 5/3 है यहाँ पर, या 8/13 है, ये बटे वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, और ये भी जान जाओ कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखिए ऊपर और नीचे दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। जब दोनों में 2 जोड़ देंगे तो उसका मान बढ़ के बदल के कितना हो जाता है 9/11। ध्यान रखना, पहले शब्द में क्या किया गया है, दोनों में 2 जोड़ा गया है, मान कितना रहा 9/11। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो उसका मान कितना हो रहा है 5/6, इसका मान हो गया 5/6। दोस्तों यहां से अपने को क्या करना है, पहले समीकरण बनाना है। जब समीकरण बन जाए तो उसको प्रतिस्थापन की रीति से हल करना है। तो देखते हैं इसका समीकरण बनाने के लिए। ये बताओ अपने को समीकरण बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चल राशि चाहिए। कौन कौन सी चल राशि है इसमें, फटाफट आप सोच करके बताओ। प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, जब तक मैं बताऊं उससे पहले आप कमेंट में लिखो इसमें 2 चल राशि कौन कौन सी है, किसको किसको x और y मानेंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं, इसमें एक चल राशि है अंश और दूसरा चल राशि है हर। कोई भी एक भिन्न है, भिन्न का एक चल राशि होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो एक को मान लेंगे x
और दूसरे को मान लेंगे y। तो देखते हैं, यही अपने को लिखना पड़ेगा कि माना भिन्न का अंश बराबर x एवं भिन्न का हर बराबर y। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम भिन्न के अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न कितना आएगा, ये भिन्न आएगा, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो ऐसे ही लिख देंगे कि x और बटे में y। प्रश्नानुसार पहले शर्त में ऐसा कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। पहला शर्त यही है। देखिए, तो प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है, तो यहां हमने भिन्न लिख दिया x और बटे में y। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दो, तो यहां हमने दोनों में 2 जोड़ दिया, तो इसका मान कितना होता है 9/11, तो ये बराबर हो जाएगा 9 के बटे में 11। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, इधर अगर बीजीय व्यंजक हो यानी x y दिया गया हो, इधर बटे वाली संख्या हो, तो हमेशा क्रॉस में गुणा कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे समीकरण बन जाएगा। तो 11 में x का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11x, 11 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22, बराबर 9 में y का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9y, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब इससे समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाते समय क्या ध्यान रखते हैं, सभी x और y वाले को एक तरफ, जो अकेले संख्या है बराबर के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर 11x पहले से ही है। अब क्या करेंगे, ये 9y को बराबर के इधर लेके आएंगे, पर 9y यहाँ पर प्लस है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -9y, बराबर यहाँ पर क्या है 18, ये 22 इधर प्लस है, इसको बराबर के जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -22। अब ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 में से जब 22 को घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस, अलग अलग निशान आपको बताया था, क्या करना है कमेंट में लिखो तो फटाफट। जब एक जगह प्लस में संख्या हो, दूसरी जगह माइनस में संख्या हो, तो वहां पर अपने को क्या करना होता है, घटाव करना होता है। और घटाने के लिए अपने क्या करेंगे, बड़ी संख्या का निशान देंगे। बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस का निशान, 22 में से 18 जाएगा 4। अब ये एक अपना समीकरण मिल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। प्रश्न में एक कथन दिया हुआ था, उससे एक समीकरण बना लिया। अब उसी प्रश्न में दूसरा कथन दिया गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अब इस कथन से दूसरा समीकरण बनाना है, तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम फिर से यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा लिख सकते हैं, अंश और हर दोनों में क्या करने को कहा जा रहा है, अंश और हर, देखो यहां पर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में 3 जोड़ दे, तो इसका मान 5/6 हो जाता है। तो यहां पर लिख देंगे बराबर 5/6। जैसा कि हम लोग ये ऊपर वाला प्रश्न हल किए, क्या किए थे, क्रॉस में गुणा किए थे, वैसे ही यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां भी अपने को समीकरण मिल जाएगा। जब दूसरा समीकरण मिल जाएगा तो फिर समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन की रीति से हल कर देंगे। तो चलिए क्रॉस में गुणा किया जाए। तो यहां पर 6 में x का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, इसके बाद 6 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 × 3 = 18, 5 में y का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y, 5 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 5 × 3 = 15। अब यहां भी x को और y को दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, जो अकेले संख्या हो उसको उधर तरफ कर देंगे समीकरण बनाने के लिए, ऐसा करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ये 6x - 5y बराबर ये हो जाएगा 15, 18 उधर जाएगा तो -18, ये हो जाएगा कि 6x - 5y, 15 में से 18 जब लेके जाएंगे तो 15 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों, 2 समीकरण मिल गया। अब इसको प्रतिस्थापन की रीति से हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमने दोनों समीकरणों को लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कि सबसे आसान समीकरण कौन सा है। ऊपर 11 है, 9 है, -4, नीचे 6, 5 और ये -3 संख्या दिख रही है। नीचे वाला समीकरण अपने को आसान दिख रहा है। जब नीचे वाला समीकरण आसान दिख रहा है तो पहले इसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से आप जानते हो कि प्रतिस्थापन की रीति से हल करने के लिए दोनों में से आसान समीकरण को पहले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 2 को पहले ले लिया। तो समीकरण 2 को जब हम यहाँ पर ले लेंगे तो क्या दिया गया है, 6x - 5y = -3। अब इसमें या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करना होता है। तो यहाँ पर हम 5y को बराबर के उधर लेके चले तो ये हो जाएगा कि 6x = ये 5y इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कि -3 और ये +5y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x = ये 5y को पहले लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5y और 3 बाद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब देखो यहाँ 6 और x दोनों एक साथ है। यहाँ पर x अभी बिल्कुल अकेला नहीं हुआ है, उसके साथ 6 संख्या है और 6 और x में कौन सा रिलेशन है, दोनों के बीच में गुणा है। अब इस 6 को बराबर के इधर जब हम लेके चलेंगे तो भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x = ये 5y - 3 और उसके बटे में 6 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 2 से मान आया था। अब कौन सा बच गया, समीकरण 1 बच गया। तो समीकरण 1 में इसी मान को रख देना है। तो चलिए यही चीज हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x = 5y - 3/6 रखने पर। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया है, 11x - 9y = -4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 11, x के जगह पर ये पूरी कीमत अपने को रखनी है तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये 5y - 3 और अपॉन में 6 है, ये 11 है तो 11, x के जगह पर पूरा हमने मान रख दिया, ऊपर से -9y है तो -9y कर दिए और ये बराबर -4 है तो बराबर -4। अब क्या करना है, इस 11 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 5 का गुणा होगा तो 11 बचे कितना हो जाएगा, 55y माइनस 11 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और इसके बटे में 6, यहाँ पर हो जाएगा -9y = -4। अब दोस्तों आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या ना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखिए कि क्या किया जाता है। एक जगह बटे में संख्या है, दूसरी जगह बटे में संख्या नहीं है तो क्या किया जाता है, आप कमेंट में लिखिए। मैं 2 सेकंड रोक के और फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या करते हैं। आपका मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या ना हो तो क्रॉस में गुणा करते हैं। क्रॉस में जब गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 55y - 33। 6 में 9 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और y है तो यहां पर लिख देंगे y पूरे के बटे में 6 बराबर -4। देखिए यहां पर है 55y, यहां पर है 54y। ये प्लस में है, ये माइनस में है। आपको पता ही है कि जब संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। 55y में से 54y घटा देंगे तो अकेले बचेगा y -33, इसके बटे में 6 बराबर -4। अब ये 6 का भाग है, इधर जाएगा तो आपको तो पता ही है, गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y -33 = -4 × 6, y -33 4 × 24 माइनस हो जाएगा 24। ये 33 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस। तो y इक्वल टू हो जाएगा कि 33 प्लस में हो जाएगा -24 और 33 में से 24 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कि इसलिए y = 9। एक मान आ गया।
अब अपने क्या करना है, x का मान निकालना है। अब इस y की कीमत को समीकरण 3 में रख दे। ऐसे तो इस y की कीमत को कहीं भी रखेंगे, मतलब समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। परंतु यहां पर x बिल्कुल अकेले है, सब पक्षांतर करके रखा हुआ है, यानी सबको एक साइड रखा हुआ है। अगर इसमें हम y की मान रखते हैं तो बड़ी आसानी से x की कीमत आएगा, तो इसलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। जानबूझ के बड़ा काम क्यों करने जाएं? तो चलिए देखते हैं, समीकरण 3 में y की जगह पर 9 रखते हैं, यही चीज यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर x का मान पहले लिख दें, ये x बराबर कितना है 5, y है यहां पर, तो y की जगह पर हम तो यहां से 9 रख देंगे। ये -3 है तो -3 और अपन में 6 है तो 6। x बराबर 5 में 9 का जब हम गुणा करेंगे तो 5 में 9 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 5 9 45, और ये -3 है तो 3, और बटे में 6 है तो बटे में 6 रख देंगे। तो यहाँ पर देखो 45 में से 3 जब घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 42, और बटे में 6, 6 7 42 होता है। x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 7। अब दोस्तों प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या माने हैं, यहाँ पर देखो भिन्न माने हैं x बटे y, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न किसको माने थे, x के बटे y को माने थे। अब x और y दोनों का मान रख दिया जाए तो ऊपर x है तो x का मान हो जाएगा 7, यहाँ बटे में y है तो y का मान कितना है 9, और यही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न तीसरे का छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहला सूचना यह दिया गया है। ये बताइए इस चैप्टर में अपने को क्या करना होता है। इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले 2 चल राशि ढूंढना होता है, और ये 2 चल राशि कौन कौन सी है आपको प्रश्न देख करके पता चल जाएगा। किसके किसके बारे में बात किया जा रहा है, जैकब की आयु और उसके पुत्र के आयु के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब इन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है तो यही दोनों चल राशि है। तो सबसे पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ लें। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, उसी में दूसरा कंडीशन दिया गया है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 2 कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन से अपने को 2 समीकरण बनाने हैं। जब 2 समीकरण बन जाएगा तो उसको प्रतिस्थापन की विधि से सोल्व कर देने हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, दोनों चल राशि को x और y मान लेंगे। पहली चल राशि क्या दिया गया है, पहली चल राशि दिया गया है जैकब की आयु, दूसरी चल राशि दिया गया है पुत्र की आयु। तो आप जानते हैं कि हमेशा वर्तमान आयु को x और y मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों को मान लेंगे, एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। हमने क्या किया, जैकब की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिया। अब क्या करना पड़ेगा, जैसा प्रश्न की सूचना है उसके अनुसार समीकरण बनाना है। तो देखिए प्रश्न की सूचना क्या दिया गया है। प्रश्न की सूचना पहले दिया गया है कि 5 वर्ष के बाद, सबसे पहले यही अपने को सोचना है। इसके पहले एक प्रश्न आया था आयु वाला, उसमें मैं आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आज 20 साल का है और आज से 5 वर्ष के बाद यह कितने साल का होगा दोस्तों, तो ये 20 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। आज अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है, 18 वर्ष का है, आज से 5 साल के बाद, तो 18 + 5 ये कितने वर्ष का हो जाएगा 33 वर्ष का। इसी तरह से आज कोई व्यक्ति, आज जैकब कितने साल का है, x साल का है, तो 5 वर्ष बाद x + 5। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर तो संख्या थी तो हमने दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर संख्या नहीं है, ये तो संख्या है लेकिन ये चल राशि है, ये दोनों जुटेगा नहीं। दोनों जब जुड़ेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा x + 5 वर्ष। ठीक
इसी प्रकार उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। तो यहां लिख देंगे y, ऐसे 5 साल के बाद कितना हो जाएगा y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद के लिए हम आयु निकाले, तो यहां पर लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखिए दोस्तों, आज जैकब की आयु कितना है, x। आज का मतलब वर्तमान। तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5। और ये कैसे आएगा मैं आपको यहां पर बताया था। तो ये हो जाएगा कि x प्लस 5 वर्ष। ठीक इसी प्रकार किसका निकलना है, उसके पुत्र की। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु बराबर, आज उसके पुत्र की आयु है y, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो y प्लस 5। तो यहां पर लिख देंगे y प्लस 5 वर्ष। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ऐसा दिया गया है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, यानी यहां पर हम लिख देंगे कि जैकब की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहां पर लिख देंगे कि पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना। तो यहां लिख देंगे 3 और यहां कर देंगे बराबर। हमेशा छोटे में ही गुना किया जाता है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 से गुना कर दिए और बराबर कर दिए। जैसे मान लो कि जैकब हो 45 का और उसका पुत्र हो 15 का। अब दोनों को बराबर करने पड़े, दोनों को अगर बराबर करने की नौबत आ जाए तो अपने क्या करेंगे इसमें, तो 15 में 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर ऐसे भी हम लोग पढ़े कि 5 वर्ष बाद ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, इससे 3 गुनी का मतलब कि इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ही बराबर होगा। तो हमेशा छोटे में गुणा किया जाता है, ध्यान रखना। अगर भूल से हमने बड़ी संख्या में गुणा कर दिया तो 3 में 45 का गुणा हो जाएगा, 135 आ जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों समीकरण बनाने के लिए आप ध्यान रखना, हमेशा छोटी संख्या में गुणा करते हैं। तो इसमें जैकब की आयु और पुत्र की आयु दोनों में छोटा कौन होगा, तो उसके पुत्र की आयु। तो इसमें 3 का गुणा किया गया। अब देखो यहाँ पर 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु यहाँ पर कितना दिया गया है, x प्लस 5। तो यहाँ हम रख देंगे x प्लस 5। यहाँ बराबर के निशान है तो बराबर के निशान कर देंगे। यहाँ है 3, यहाँ पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु हम यहाँ पर क्या रखेंगे, y प्लस 5। अब इसको गुणा करें और आगे पीछे पक्षांतर करके समीकरण अपने बना सकते हैं बड़े आराम से। तो गुणा किया जाए तो यहाँ हो जाएगा कि x प्लस 5 बराबर 3 में y का गुणा हो जाएगा तो 3y, 3 में 5 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15। 3y को बराबर के इधर लेके आए तो यहाँ पर आ जाएगा x, 3y इधर प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा माइनस 3y, ये बराबर यहाँ पर है 15 तो 15 लिख देंगे। और ये 5 प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ कर देंगे माइनस 5। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 10, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो दोस्तों, पहली सूचना जब दी गई थी तो उससे हम एक समीकरण बना लिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरी सूचना से दूसरा समीकरण बनाएंगे। इसके बाद दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन की विधि से हल करेंगे। तो चलिए दूसरी सूचना क्या दिया गया है प्रश्न के अंदर, यहां पर लिख देंगे कि द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त में ऐसा दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले की बात किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आज 20 साल का है यानी 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले ये कितने साल का होगा, तो आपका आंसर होगा 15। ये 15 कैसे आया, 5 माइनस करके आया, क्योंकि ये आज की बात किया गया है। और आज से जब पहले की कभी भी बात किया जाएगा तो आप क्या करोगे, 5 माइनस करोगे। तो देखो
यहाँ पर 20 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरह से आज अगर कोई लड़का या विद्यार्थी 10 साल का है तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो 10 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यानी हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अगर आज से 5 साल पहले की बात किया जा रहा हो तो अपने को तुरंत 5 माइनस कर देना चाहिए। तो यहां पर 5 वर्ष पहले एक बार जैकब की उम्र निकालना पड़ेगा और एक बार उसके पुत्र की उम्र निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पहले हम लोग को क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकालना है। तो आज जैकब की आयु, आज का मतलब क्या, वर्तमान आयु कितना है x, और 5 साल पहले के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि माइनस किया जाता है, तो ये हो जाएगा कि x माइनस 5 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से आज उसके पुत्र की यानी वर्तमान आयु कितना दिया गया है y, तो 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब दोस्तों प्रश्न की सूचना कहा देखा जाए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बस यहीं से अपने प्रश्न का समीकरण बनेगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार यहां पर लिख देंगे कि जैकब की आयु पुत्र से कितनी गुनी है, 7 गुनी है। प्रश्न के देखिए, प्रश्न के अंदर ही सूचना दिया गया है, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 और गुणे पुत्र की आयु। अब देखिए जैकब की आयु रखा जाए 5 वर्ष बाद वाली, 5 वर्ष बाद वाली जैकब की आयु कितनी आई है, x माइनस 5, ये बराबर ये हो जाएगा 7। पुत्र की आयु रखा जाए, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, ये y माइनस 5। अब गुणा कर दे, गुणा करके इसमें भी अपने को समीकरण बना लेना है। तो गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा कि x माइनस 5 बराबर 7 से अंदर गुणा करेंगे। और दोस्तों आप ये भी जानते हो कि कोष्टक में जब गुणा होगा तो दोनों में होगा। अगर भूल से आपने एक में गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो 7 में y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब 7y को इधर लेके चले, 5 को उधर लेके चले, तो ये हो जाएगा कि x माइनस 7y बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 35, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। अब ये हो जाएगा कि x माइनस 7y बराबर यहाँ माइनस है और ये प्लस है। आपको पता है कि इसमें क्या किया जाता है, जब एक संख्या माइनस में हो दूसरी संख्या प्लस में हो तो क्या होता है, कमेंट में फटाफट लिखिए तो क्या होता है, हाँ घटाव होता है। तो जब अलग अलग निशान होता है तो घटाव करते हैं, तो 35 में से 5 जाएगा तो 30 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का निशान माइनस है तो माइनस 30। और ये रहा अपना समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब इसको प्रतिस्थापन की विधि से हल करना है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम हल किए तो 2 समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को यहाँ पर हम लिख दिए और प्रतिस्थापन की विधि से सॉल्व कर दिए। आप लोग बहुत पहले से प्रतिस्थापन की विधि के बारे में आप जानते हो कि जो समीकरण आसान होता है पहले उसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। आपको बड़े ही इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें ऊपर वाला समीकरण आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटी छोटी संख्या है। तो पहले हम उसको हल करें, तो यहां पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या दिया गया है, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू यहां पर है 10। अब दोस्तों इसमें या तो x को या y को, एक को अलग करना होता है। 3y को बराबर के उधर लेके चलेंगे तुरंत x अलग हो जाएगा। तो हम 3y को बराबर के उधर लेके चले तो यहाँ x बराबर आ जाएगा कि ये 10 और ये प्लस 3y। दोस्तों आप जानते हो कि जब x या y अलग हो जाता है तो उसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब एक चीज आप ध्यान से समझना कि ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है। तो जो बच गया, बचा कौन, समीकरण 2 बच गया। जो बच गया उसी में ये कीमत रखनी होती है,
क्योंकि देखो यहां पर हम समीकरण 1 को हल किए और समीकरण 2 में ही कुछ करेंगे, एक ही समीकरण में करेंगे तो आंसर तो आएगा नहीं, तो हम समीकरण 2 में ये कीमत रख रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 10 प्लस 3y रखने पर, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम समीकरण 2 को लिख देंगे। समीकरण 2 यहां क्या दिया गया है, x माइनस 7y, तो यहां लिख देंगे 7y इक्वल टू माइनस 30 है। अब यहां x की जगह पर अपने को क्या रखना है, 10 प्लस 3y रखना है, तो x की जगह पर ऐसे लिख देंगे कि 10 प्लस 3y। यहां पर देखिए माइनस 7y है, इसको भी लिखना पड़ेगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, बराबर माइनस 30। अब दोस्तों 10 तो ऐसे ही रहेगा यहां पर, यहां 3y माइनस 7y, एक प्लस में और एक माइनस में, आप जानते हो घटाव करते हैं, कुछ नहीं करना इसमें। तो 3y में से जब 7y घटाएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, घटाव में बड़ी संख्या का निशान देते हैं, और ये हो जाएगा बराबर माइनस 30। अब y का मान निकालना है तो y को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 10 को बराबर के उधर लेके चले तो ये हो जाएगा कि माइनस 4y बराबर माइनस 30, और ये माइनस 10 इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, ये माइनस 4y बराबर ये माइनस 30 और माइनस 10 दोनों माइनस में है। आप लोग जानते हो कि जब एक ही निशान होता है तो वही निशान लगा के जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस 40। अब दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्न में या इसके पीछे और एक दो प्रश्न में हम लोग करते आए हैं कि जब दोनों ओर माइनस में संख्या हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद y को अलग कर दो, तो 4 में y के साथ क्या है, गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा कि 40 और इसके बटे में 4। ये कितनी बार में कटेगा, 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो यानी 4 से ये 40 10 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यहां लिख देंगे y बराबर 10। अब देखिए दोस्तों y के मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख करके x का मान निकाला जा सकता है, परंतु समीकरण 3 में x अकेले है, जैसे y का मान रखेंगे झट से x का मान आ जाएगा। दूसरा लॉजिक ऐसे हम लोग सोचे कि यहां पर समीकरण 1 को हल किए, यहां पर समीकरण 2 को हल किए, समीकरण 3 को अभी तक यूज नहीं किए, इसका भी एक बार यूज कर लिया जाए, ये विधि और आसान हो जाएगी। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में y बराबर 10 रख दिया जाए। समीकरण 3 यहां पर क्या दिया गया है, x बराबर 10 है तो 10 प्लस यहां 3 है तो 3, फिर यहां देखिए y है तो y की जगह पर अपने को क्या रख देना है, 10। अब इसको हल कर दे, x का मान आ जाएगा, तो ये x बराबर ये 10 प्लस 3 में 10 का जब गुणा कर देंगे तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। 10 और 30 दोनों के बीच में प्लस का निशान है, अब इन दोनों को जोड़ देना है, जब जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 40। अब देखिए दोस्तों x और y दोनों का मान आ गया। अब अपने को ये सोचना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु को हम x और y मान लिए थे, तो वर्तमान आयु यहाँ पर लिख दें कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। तो देखिए यही अपने से पूछा गया था, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु को हमने देखिए यहां से माना था x, तो यहां लिख दिया x, और x का मान 40 आया है तो यहां लिख देंगे 40 वर्ष। फिर उसके पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ है y, तो y का मान कितना है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष, और यही दोनों अपना आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो,